cannibalism, eating human flesh by a human being, which is absolutely disgusting and gross. तो आज का केस हमारा रिवॉल्व करता है अराउंड नोएडा, विच इज़ निठारी कांड। 2005 नोएडा सेक्टर 31 के पास एक गांव है निठारी, जहां पर एक तरफ तो लैविश घरों में रहने वाले हैं अपर मिडिल क्लास लोग या फिर बेसिकली रिच लोग जो गेटेड सोसाइटी और पार्क्स के बीच में रहते थे, वहीं दूसरी तरफ है निठारी का स्लम एरिया जहां पर कच्चे घरों में रहने वाले मिडिल क्लास लोग थे। एवरीथिंग वाज वर्किंग जस्ट फाइन, सिर्फ एक चीज़ के अलावा। वो क्या थे? वो थे निठारी के मिसिंग बच्चे, और वो आज से नहीं था बल्कि 2003 से चल रहा था, यानी कि 2 साल पहले से ही निठारी में बच्चे गायब हो रहे थे। इन बच्चों की एज ग्रुप 12 से 20 साल के बीच की थी और अब तक 20 से ज़्यादा बच्चे गायब हो चुके थे। आप यही सोच रहे होंगे कि अगर इतने बच्चे गायब हो रहे हैं तो नोएडा पुलिस क्या कर रही थी? तो नोएडा पुलिस इनके पेरेंट्स को उल्टा भगाने में लगी हुई थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये बच्चे स्लम से बिलोंग करते थे और इनकी फैमिली के पास फाइनेंशियल पावर नहीं थी, तो दे वर सर्व्ड जस्टिस डिफरेंटली। इन मिसिंग बच्चों में लड़का और लड़की दोनों थे। अगर कोई लड़की गायब होती है और उनके पेरेंट्स रिपोर्ट लिखाने आते थे तो पुलिस अक्सर पेरेंट्स को यही बोल के भगा देती थी कि तुम्हारी लड़की अपने यार दोस्त के साथ भाग गई होगी, मीनिंग वो अपने किसी लवर के साथ भाग गई है और अपने आप वापस आ जाएगी। और अगर यहीं कोई लड़का भाग गया होता और उसके पेरेंट्स एफआईआर लिखवाने जाते तो पुलिस का रिप्लाई होता था कि तुम्हारे स्लम्स में तो बहुत बच्चे हैं, होंगे उसके यार दोस्त, चला गया होगा घूमने, वो आ जाएगा। तो दिस वाज द रिस्पॉन्स जो नोएडा पुलिस एक पेरेंट्स को दे रही थी जिनका बच्चा गायब हो गया था, जस्ट बिकॉज इन स्लम्स में रहने वाले लोग ऑटो ड्राइवर या फिर प्लम्बर, मिस्त्री जैसा काम करते थे, जो कोई एक मिडिल क्लास इंसान नहीं करता है। उनको बहुत डिफरेंटली ट्रीट करा जाता था, एज इफ़ दे डजंट मैटर एंड उनको जस्टिस मिलने का कोई हक नहीं है। अब आई कैन अग्री विद नोएडा पुलिस टू अ सर्टन एक्सटेंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्लम्स में बच्चे भाग जाते हैं बट वो कुछ दिन बाद वापस भी आ जाते हैं। तो जब ये मिसिंग का केस पिछले 2 सालों से चल रहा था तो पुलिस को इस पे कुछ ना कुछ तो एक्शन ज़रूर लेना चाहिए था। एटलीस्ट उन्हें देखना चाहिए था कि अगर बच्चे इतने गायब हो रहे हैं तो उसके पीछे इसका पॉसिबल रीज़न क्या है, और इनमें से कोई भी वापस नहीं आया है। तो दैट वॉज द रॉन्ग doing of the Noida police in this case, which I think 2005 फेब रिम्पा हल्दर, जो कि एक 14 साल की बच्ची थी, वो नोएडा सेक्टर 31 के पास से गायब हो जाती है। Seeing the history and to not a surprise, police once again denied the justice and this case also got dismissed like others। इस बात को तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था और जहाँ से रिम्पी गायब हुई थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, यानी कि एक खाली मैदान था, और इन खाली मैदान में अक्सर ही बच्चे शाम को खेलने जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब बच्चे इस ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे तो उनकी बॉल पास ही के नाले में जाके गिर गई। अब इस बॉल को निकालने के लिए 2 बच्चे जाते हैं। अब क्योंकि वो नाला था तो वहाँ पर बहुत कूड़ा और पानी था, और पानी नाले के ठीक ऊपर एक टंकी थी, वहाँ से ओवरफ्लो होकर आता था। तो जैसे ही बच्चे नाले में उतरते हैं तो वो पहली चीज़ क्या देखते हैं? वो देखते हैं एक प्लास्टिक बैग, और उस प्लास्टिक बैग से बाहर आता एक हाथ। जी हाँ, बच्चे ये देखकर चीखकर वहाँ से चले जाते हैं। जब तक ये मैटर पुलिस के पास पहुंचता है, नाले के पास ऑलरेडी बहुत भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पुलिस वहां पहुंचती है और कायदे से तो पुलिस को उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, मगर पुलिस इसको बिल्कुल ओवरलुक कर देती है और वहां खड़े 24 आई विटनेसेस को, जी हाँ 24 आई विटनेस को पुलिस बोलती है कि तुम इसे भूल जाओ, ये जो दिख रहा है वो है ही नहीं। और इस बात को टालने के लिए
पुलिस उन लोगों से ये कहती है कि ये किसी जानवर के बच्चे का हाथ है जो कि एक ह्यूमन हैंड को रिजेंबल कर रहा है। तो यहाँ पर पुलिस ने कितने बड़े एविडेंस को अनदेखा किया था और यही चीज़ आगे कोर्ट में भी प्रूफ हुई है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नोएडा सेक्टर 31 दो हिस्सों में बटा हुआ है, जहाँ पर एक तरफ तो ये गेटेड सोसाइटी और पॉश एरिया है और दूसरी तरफ है स्लम एरिया। तो जिस नाली का जिक्र अभी हुआ और ये नाली जिस टंकी के नीचे थी, ये वही जगह है जहाँ से ये दो हिस्सों में सेक्टर 31 बटा है। और इस नाली के ठीक पीछे था नोएडा सेक्टर 31 का घर, हाउस नंबर D5। ये घर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारे रूट्स इसी घर से जुड़े हुए हैं। 7 मई 2006 17 साल की पायल इसी D5 घर के आगे से गायब हो जाती है। देर रात तक जब पायल काम से अपने घर नहीं पहुंचती है तो उसके पिताजी नंदलाल जी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, और क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी का कॉमन रूट क्या है तो वो वहीं से शुरुआत करते हैं। पूछते पूछते लकीली नंदलाल जी को वो ऑटो ड्राइवर मिल जाता है जिसने पायल को इसी घर के आगे ड्रॉप किया था। आगे पूछने पर पता चलता है कि पायल ने ऑटो वाले से कहा था कि भैया आप यहीं रुको, मैं अंदर से चेंज लेकर आती हूँ। और क्योंकि ऑटो वाले को उसके पैसे चाहिए थे तो वो उसी घर के आगे कई देर तक, इनफैक्ट 3 घंटे तक वेट करता है। ये खुद ऑटो वाले की स्टेटमेंट है। बट उस घर से पायल बाहर नहीं आती है। इतने लंबे वेट के बाद जब ऑटो वाला उस घर में जाता है, उस घर की बेल रिंग करता है, तो उस घर से पायल बाहर नहीं आती है। जो इंसान उस घर से बाहर आता है वो होता है सुरेंद्र कोहली। ऑटो ड्राइवर सुरेंद्र से पूछता है कि पायल कहाँ है, जिस पर सुरेंद्र रिप्लाइड कि पायल तो चली गई, विच कुड नॉट बी पॉसिबल बिकॉज ऑटो वाला गेट के बाहर ही पायल का वेट कर रहा था और उसने पायल को जाते हुए देखा ही नहीं था। तो अपनी बात मनवाने के लिए सुरेंद्र उसे बोलता है कि पायल तो पीछे वाले गेट से चली गई। ये सुनने के बाद ऑटो वाला भी वहाँ से चला जाता है। तो ये थी लास्ट कॉन्वर्सेशन जो ऑटो वाले ने सुरेंद्र के साथ की और सब बातें नंदलाल जी को बताई। ये सब बातें सुनने के बाद नंदलाल जी सीधा पहुँचते हैं D5 घर के आगे और बेल बजाते हैं। कई देर तक बाहर वेट करने के बाद और बेल बजाने के बाद भी वहाँ से कोई बाहर नहीं आता है, या एटलीस्ट उस टाइम कोई नहीं आया था। इस सब के बाद नंदलाल जी सीधा नोएडा पुलिस स्टेशन जाते हैं अपनी बेटी पायल की रिपोर्ट लिखवाने, मगर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है। जून 2006 को थक कर नंदलाल जी नोएडा के SSP के पास पहुँचते हैं। अब जब बात SSP तक पहुँच गई थी तो नोएडा पुलिस को इस पर एक्शन लेना ही पड़ा और उन्होंने नंदलाल जी की FIR लिखी। पहला कदम जो पुलिस ने लिया इस इन्वेस्टिगेशन में वो ये था कि उन्होंने पायल का फ़ोन ट्रैक किया, उसकी लास्ट लाइव लोकेशन देखी, और जब ट्रेसिंग के बाद रिपोर्ट आई तो उसमें साफ मेंशन था कि पायल का फ़ोन D5 घर के आगे ही डीएक्टिवेट हुआ है, यानी कि ऑटो ड्राइवर सही बोल रहा था। D5 ही लोकेशन थी जहां पर पायल को लास्ट जिंदा देखा गया था। पुलिस को एक बात तो साफ समझ आ गई कि सुरेंद्र के बिहेवियर में कुछ तो अजीब था, और इसी सब को देखते हुए दे डिसाइडेड टू अरेस्ट हिम फर्स्ट एंड देन इंटेरोगेट हिम। और अभी तक तो नंदलाल जी को भी यही लग रहा था कि उनकी बेटी के साथ सुरेंद्र ने ही कुछ गलत किया है। हो सकता है कि उन्होंने उनकी बेटी को बेच दिया हो। दिस वॉज अ वेरी कॉमन थिंग बैक देन इन 2000 इन नोएडा। पायल के रिगार्डिंग कुछ भी पूछा जाता उससे पहले ही सुरेंद्र को बेल मिल जाती है। बट बाय हु? बाय मनिंदर सिंह पंढेर, हु वॉज द एक्चुअल ओनर ऑफ हाउस D5। यहाँ पे मैं आपको मनिंदर सिंह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हिज पर्सनैलिटी और उनका बैकग्राउंड। तो ही वॉज बॉर्न इन अ वेल्दी फैमिली, इनफैक्ट इन अ वेल्दी बिजनेस फैमिली, और उनका बिजनेस था ट्रांसपोर्टेशन का। और ये ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कुछ नहीं तो 5-6 सिटीज़ में फैला था। तो यू कैन इमेजिन ही वॉज वेरी वेल्दी एट दैट टाइम। ही वॉज मैरिड
एंड हैड अ सन, और वो मोस्टली अपना टाइम चंडीगढ़ के घर में ही बिताते थे, बट ही ओन्ड अ हाउस और अ बंगलो इन नोएडा विच वॉज D5। यहाँ पर 2 ही लोग रहते थे, जिनमें से एक था सुरेंद्र कोहली, जो कि एक फुल टाइम हाउस हेल्प था और इसी घर में रहता था, और दूसरी थी माया, जो कि एक गार्डनर थी। वो सुबह आती, अपना काम करती और शाम को चली जाती। मुनिंदर भी इस घर में कभी कभार आया करता, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एन्जॉयमेंट। और यहाँ पर मैंने एन्जॉयमेंट एक नेगेटिव सेंस में वर्ड यूज़ करा है, बिकॉज वो यहाँ पर आता था, ही यूज़ टू कॉल गर्ल्स, वन नाइट स्टैंड विद देम, एंड सुबह वहाँ से चला जाता था। इन सब गलत कामों में सुरेंद्र भी अपने मालिक की हेल्प करता, और देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि उस रात पायल को वहाँ पर बुलाया हो, बिकॉज पायल वॉज अ सेक्स वर्कर एंड हिज फादर वॉज हिज पिम्प। तो जब ये बात पुलिस के आगे आई तो उन्होंने नंदलाल जी को डिफेम करना शुरू कर दिया और बोलने लगे कि तुम कैसे बाप हो, अपने बेटी से ये सब काम करवाते हो। इसके चलते नंदलाल जी का रिप्लाई था कि मेरी बेटी जो भी काम करती है वो मजबूरी में करती है, और उसके काम की वजह से उसे जस्टिस मिलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मगर अब सुरेंद्र को बेल मिल चुकी थी। नाउ द केस वॉज अगेन बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि मुनिंदर एक बहुत पावरफुल इंसान था और सिर्फ एक कॉल के दम पर उसने अपने हाउस हेल्प को बाहर निकलवा लिया था। नंदलाल जी लास्ट रिजॉर्ट देखते हुए कोर्ट के पास गए। कोर्ट की सबको सुननी ही पड़ी। अब पुलिस ने इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया, और उन्हें ये पता चलता है कि अब तक जितने भी बच्चे निठारी स्लम से गायब हुए हैं वो यहीं इस घर D5 के पास से हुए हैं। तो पुलिस का शक और कंफर्म हो गया कि जितने भी बच्चे गायब हुए हैं वो इसी घर के पास से क्यों हुए हैं। आखिर ऐसा यहाँ पर क्या है? ऑल कम बैक टू दैट टंकी, और वो नाली जिसकी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, जहाँ से सेक्टर 31 का एरिया डिवाइड होता है। और जब वहाँ वो सर्च करती है तो पुलिस को तकरीबन 17 सेट ऑफ स्कल्स एंड बोन मिलते हैं, जिसमें से 11 सेट लड़कियों के थे, और ये ठीक D5 घर के पीछे मिले थे। 26 सितंबर 2006 मुनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर लिया जाता है, और इसके बाद जब उस नाली में और ढूंढा जाता है तो उनको बहुत सारे स्कल्स और बोन्स मिलते हैं, शायद पुलिस की सोच से कहीं ज़्यादा। पुलिस को इतने सारे बॉडी हाफ्स मिले थे कि वो इनको आइडेंटिफाई तक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि पुलिस ने आज से पहले कभी भी कोई मिसिंग रिपोर्ट को दर्ज नहीं किया था, तो उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी मिसिंग बच्चों की। उन्हें आइडेंटिफाई किया गया तो उनके DNA बेसिस पे। जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई, देश भर में हंगामा था और देश भर को इनसे जवाब चाहिए था। इसके लिए 11 जनवरी 2007 को ये केस CBI को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस केस में ब्रेक थ्रू हुआ मजिस्ट्रेट के थ्रू सुरेंद्र कोहली के कन्फेशन का, जो कि आया 27 फेब 2008 में। और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में मतलब किचन में बनाया। सुरेंद्र के कन्फेशन के अकॉर्डिंग वो लड़कियों को, बच्चों को, लड़कों को लोअर करता था अपने घर में, उन्हें लेकर जाता था और उन्हें फिर मार देता था विद हेल्प ऑफ अ नाइफ या फिर हैवी ऑब्जेक्ट, जो मोस्ट प्रोबेबली उसने किचन का ही इस्तेमाल किया होगा। इसके बाद वो उनको घसीटते हुए ऊपर लेके जाता था एंड ही असॉल्टेड देम, उनके साथ सेक्स करता था। अगर आप इस बात की गहराई को समझो तो दे वर कवर्ड इन ब्लड, और उसके बावजूद ये उनके साथ इतना घिनौना काम करता था। 9 लड़कियां, 2 बच्चे और 5 विमेन थी। ये कन्फेशन तो सिर्फ सुरेंद्र की ही है। वो इन्हें ऊपर वाले वॉशरूम में लेकर जाता और वहाँ इनके हाथ पैर काट के इन्हें डिस्पोज ऑफ करना शुरू करता। कभी कभी वो इनके बॉडी पार्ट्स को अपने पास भी रखता और उन्हें कच्चा या फिर पकाकर खाता। इस बात को सुनकर आप सोच सकते हो कि उसकी मेंटल स्टेट क्या रही होगी। ही हैड अ मेंटल प्रॉब्लम, उसको ज़रूर दिमागी कुछ प्रॉब्लम रही होगी। ही वॉज अ साइकोपैथ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मुनिंदर यहाँ पे सिर्फ अपने गलत काम करने के लिए ही आता था।
तो एज़ पर सुरेंद्र कोहली वो ये सब काम होते हुए अपनी मालिक की हेल्प करता और उन्हें देखता था, और इसी के चलते ये इच्छा, ये फीलिंग सुरेंद्र के मन में भी जागी। ओनली डिफरेंट थिंग ही डिड वॉज वो इस चीज़ को एक्सट्रीम तक ले गया। अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो सुरेंद्र ने 20 से ज़्यादा लोगों को मार दिया था इसी घर में। ये सारे खून सुरेंद्र ने अकेले किए थे, विच इज़ क्वाइट हार्ड टू बिलीव, क्योंकि दिन में तो वहाँ पर वो गार्डनर यानी कि माया भी होती थी, तो उसने कभी कुछ क्यों नहीं सुना, उसने कभी कुछ क्यों नहीं देखा, उसको कैसे नहीं पता चला कि यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, कभी कोई फाउल स्मेल या फिर कोई अजीब बात, क्योंकि एज़ पर माया उसे आज तक जब से वो वहाँ काम कर रही थी उसे सब नॉर्मल ही लगा। तो विच इज़ वेरी वियर्ड, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज कि इतना सब कुछ हो रहा है आपके नाक के नीचे। विनोद कुमार जो कि चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उनका बोलना था कि जिस प्रिसीजन से बॉडीज़ को काटा गया है उससे ये लगता है कि इन मर्डर्स के पीछे ऑर्गन ट्रेडिंग जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है। नाउ दिस केस वॉज बिकमिंग वेरी कन्फ्यूजिंग बिकॉज एक तरफ एज पर सुरेंद्र कोहली ये सब उसकी वाइल्ड फैंटसीज थी, और ये मर्डर का सिलसिला तब शुरू हुआ जब वाइल बीइंग इंटिमेट किसी ने सुरेंद्र को नामर्द बोल दिया था। एट दैट टाइम समथिंग इन हिज माइंड स्विच्ड और उसने ये किलिंग स्टार्ट करी। मगर एज पर विनोद कुमार जो मर्डर्स थे वो इतने प्रिसिजन के साथ किए गए थे कि ये कहना बहुत ही मुश्किल था कि ये काम किसी नॉर्मल हाउस हेल्प का है, क्योंकि अगर ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला है तो इसमें सुरेंद्र अकेला इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गन्स को घर से हॉस्पिटल लेने जाने तक भी कोई इंसान इन्वॉल्व्ड है। इन्हीं सब को देखते हुए पुलिस ने एरिया के आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स थे वहाँ पर पूछताछ करनी शुरू करी। ऑर्गन किसने डोनेट किया है, कौन डोनर है, कौन रिसीवर है, सबके बारे में पुलिस एक एक करके पूछ रही थी। बट पुलिस के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। जो पिछले 3 साल से बच्चे गायब हो रहे थे, इसके चलते इन्वेस्टिगेशन करना भी डिफ़िकल्ट हो रहा था। इसीलिए पुलिस की जितनी भी पूछताछ थी ऑर्गन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, इट वाज अ लॉस्ट कॉज। बट 2009 अक्टूबर सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली को डेथ की सज़ा सुना दी थी, और दिसंबर में कोर्ट ने मुनिंदर सिंह पंढेर को भी डेथ सेंटेंस सुना दी थी। कुछ टाइम कस्टडी में रहने के बाद इन दोनों का ही नार्को टेस्ट किया गया। एज पर जेलर ये दोनों ही बहुत कोऑपरेटिव थे। टेस्ट का रिजल्ट सामने आया तो इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि एज पर रिपोर्ट किसी भी रेप एंड मर्डर में किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट मुनिंदर सिंह पंढेर का नहीं था। ये सब सोलली सुरेंद्र कोहली ने किया था, और उसने ड्यूरिंग द टेस्ट भी यही सब चीज़ें बोली हैं जो उसने स्टार्टिंग में ड्यूरिंग द पुलिस कन्फेशन एक्सेप्ट करी थी कि समथिंग स्विच्ड इन हिज माइंड एंड ही स्टार्टेड किलिंग पीपल। वो ये सब काम करते हुए अपने मालिक को देखता था जहाँ से उसकी फैंटेसी जागी, एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड किलिंग पीपल। 2009 में डेथ पेनल्टी से बचने के लिए इन दोनों ने ही लॉयर्स के साथ मिलकर काफ़ी घोटाले किए और ऐसी दलीलें रखी जिससे इनकी डेथ पेनल्टी हट जाए, जैसे कि कॉन्क्रीट एविडेंस का ना मिलना, सिर्फ स्कल्स और बोन्स के बेसिस पर ही इन पे सारे एलिगेशंस लगाना। मेरठ कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को डेथ सेंटेंस सुनाई अंडर आईपीसी सेक्शन 302 और मुनिंदर सिंह पंढेर के लिए 7 years इन प्रिजन अंडर सेक्शन 5। तो इसी तरह 7 साल जेल काटने के बाद आज मुनिंदर सिंह पंढेर हम सब के बीच ही घूम रहा है। अब इस केस में हम पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। अब यहाँ पे मैं ऑर्गन ट्रेडिंग वाला एस्पेक्ट नहीं लेके आ रही हूँ, हम सिर्फ सुरेंद्र और मुनिंदर पंढेर की ही बात कर रहे हैं। तो पहला पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल यही हो सकती है कि ये सारी किलिंग्स और रेप जो है वो सुरेंद्र कोहली ने ही करे हों बिकॉज ऑफ हिज वाइल्ड फैंटेसी और उसकी दिमागी प्रॉब्लम के चलते। बाकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उस पर मुनिंदर का प्रेशर हो, उसने उसे धमकाया हो या पैसे दिए हो, आई डोंट नो, बट
टेस्ट के बाद आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल हो सकता है। और सबसे बड़ी जो इसमें गलती थी वो थी पुलिस की, क्योंकि उन्होंने डे 1 से ही इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है और उनके पास कोई भी प्रूफ, FIR कुछ भी नहीं था। तो 2 साल 3 साल पहले के केसेस को ढूंढना, उनको रिसर्च करना, उन पे एविडेंसेस इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था इस केस में। तो यस, दिस वाज माय टेक ऑन द निठारी कांड केस ऑफ सेक्टर 31 नोएडा।